सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग चल रहे थे, हमारी जो लास्ट वीडियो थी ना वो किससे संबंधित थी? मादा युग्मकोद्भिद से। हम लोग सेकंड स्टेप पे आए थे, मादा युग्मकोद्भिद। अब मादा युग्मकोद्भिद के बारे में जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बीजांड की संरचना। सबसे पहले बीजांड के बारे में पढ़ा था और बीजांड की संरचना के बाद में हमने देखा था कि बीजांड के अंदर किसका निर्माण होगा? मादा युग्मकोद्भिद। और मादा युग्मकोद्भिद जो होता है इसको हम 7 सेलुलर 8 न्यूक्लियाई स्टेज के नाम से भी जानते हैं, अर्थात 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था के नाम से भी जानते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसके अंदर क्या है? मादा युग्मकोद्भिद जो है अर्थात भ्रूणकोश जो है उसमें जो विभाजन दिए हैं ना वो केंद्रक विभाजन दिए हुए हैं। जबकि केंद्रक विभाजन से मतलब ये होता है कि केंद्रक, इसमें केवल केंद्रकों की स्थिति को देखा है। कोशिकाएं सारी कैसी हैं? अगुणित हैं। तो केंद्रकों की स्थिति जो है वो 8 केंद्रकीय है, जबकि कोशिकाओं की स्थिति देखें तो 7 कोशिकाएं होती हैं इसमें। ठीक है। अब मादा युग्मकोद्भिद के बारे में कल हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले इसका निर्माण देखा था कि मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणु का जो निर्माण होता है, गुरु बीजाणु, इस गुरु बीजाणु के निर्माण की जो क्रिया होती है वो कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है ये क्रिया कहां पे होगी? गुरु बीजाणु धानी में होती है। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया गुरु बीजाणु धानी के अंदर संपन्न होगी। अब गुरु बीजाणु धानी जो है, गुरु बीजाणु धानी का आपको पता था, इसका निर्माण बता दिया था किसके प्रकार से होता है कि बाहर की ओर तो क्या बनती है? भित्ति कोशिकाएं, और भीतर की ओर क्या बनती है? इनिशियल सेल होती है या स्पोरोजिनस सेल होती है। मेगा स्पोरोजिनस सेल होती है। और इसके अंदर ध्यान से देखना, गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या है? गुरु बीजाणु का निर्माण होना। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसके दौरान क्या होगा? 2 अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, 2 अगुणित केंद्रक। ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होता है? मियोसिस सेकंड होता है। अर्धसूत्री विभाजन को हम 2 भागों में बांट के चलते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ? 2 अगुणित कोशिकाएं बन गई। और द्वितीय अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो इससे 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे अधिकांशतः एंजियोस्पर्मी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्मी पादप या पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें गुरु बीजाणु जनन के समय जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका या स्पोरोजिनस सेल जो होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ये कल भी बताया था। इन 4 अगुणित कोशिकाओं का जो निर्माण होता है तो इनमें से कोई भी 3 कोशिका, पहले तो ये ध्यान देना, ये चारों कोशिकाएं जो होती हैं वो एक रैखिक क्रम में जमा होती हैं, रैखिक क्रम में। तो इनमें से कोई भी 3 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाती हैं। 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी और एक कोशिका बचेगी। इसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है। इसी कोशिका को हम सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनना है एक बात इसमें कि जब भी स्पोरोजिनस या मेगा स्पोरोजिनस सेल से प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, इस मेगा स्पोरोजिनस सेल, ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसको हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बोलेंगे। जब भी मेगा स्पोरोजिनस सेल के अंदर
प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान से सुनना ये चीज कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा ना, तो इसके केंद्रक में ये विभाजन कैसा होगा, हमेशा ट्रांसवर्स होगा या अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ध्यान से सुन लेना कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उस दौरान जो विभाजन होगा वो अनुप्रस्थ रूप से होगा। ठीक है, दूसरा विभाजन जो है वो कैसे भी हो सकता है, अर्थात इसमें पहला विभाजन अनुप्रस्थ रूप से होता है इस प्रकार से, और दो कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। दूसरा विभाजन या सेकंड मियोसिस जो है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, अनुप्रस्थ रूप से हो सकता है या अनुदैर्घ्य रूप से हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज और सुनना कि एक द्विगुणित कोशिका से कितनी, 4 अगुणित कोशिकाएं मिल रही हैं। एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं मिल रही हैं, ये तो हमको सबको पता है। लेकिन जैसे आयरिस या यक्का, कुछ ऐसे पादप होते हैं जैसे यक्का, आयरिस, कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर क्या होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाएं बनी। लेकिन जब भी अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, अर्थात सेकंड मियोसिस की क्रिया होगी, तो ये सेकंड मियोसिस की क्रिया के दौरान इनमें से केवल और केवल एक कोशिका के अंदर ही, केवल एक कोशिका के अंदर ही सेकंड मियोसिस होगा, और किसी भी एक कोशिका के अंदर मियोसिस सेकंड नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। सामान्य तौर पे एंजियोस्पर्म में यदि हम लोग देखें तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एक द्विगुणित कोशिका में दोनों अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये 4 क्या बने, मेगास्पोर बने। तो ये 4 मेगास्पोर एक रैखिक क्रम में जुड़े हुए रहते हैं, रैखिक क्रम में, तो इनको बोलते हैं हम लाइनर टेट्राड के नाम से जानते हैं। रैखिक क्रम में है तो इनको लाइनर टेट्राड, ठीक है, या इनको हिंदी में बोलते हैं रैखिक चतुष्क के नाम से जानते हैं, जिनमें से कोई भी 3 क्या होगा, नष्ट। लेकिन यक्का, आयरिस, ये कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें सेकंड मियोसिस जो होगा वो केवल एक कोशिका में होगा, अर्थात प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बन गई, और इनमें से केवल एक कोशिका के अंदर ही क्या होगा, सेकंड मियोसिस होगा। तो यहाँ पे बनने वाली जो कोशिकाएं होंगी ना, उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ बनने वाली कोशिकाओं की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे ये टेट्राड का निर्माण ना होकर किसका निर्माण होगा, एक त्रिक का निर्माण होता है। चतुष्क का निर्माण ना होकर एक त्रिक का निर्माण होगा, और इनमें से भी 2 क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे। आ गया होगा सर समझ में। तो दोनों ही कंडीशन को ध्यान रखना। केवल आपके कोर्स में यह है कि मेगास्पोरोजेनस सेल जो होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा, जो रैखिक रूप में होती हैं, जिसको हम चतुष्क के नाम से जानते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं। एक बची हुई जो कोशिका होती है उसको हम सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका के नाम से जानते हैं। लेकिन ये आगे की चीज है, तुम्हें आगे मिलेंगी। यक्का आयरिस के अंदर सेकंड मियोसिस के दौरान केवल एक ही कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी। एक कोशिका विभाजित नहीं होती है, जिससे 3 कोशिकीय त्रिक का निर्माण होगा इनके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो कोशिका है ना, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका, इसके बाद में आता है कि 7 कोशिकीय या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ये सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका, इसी को हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका ही ये कहलाएगी।
अब इसके अंदर क्या होगा कि एक समसूत्री विभाजन होता है। यहां ध्यान से सुन लेना, बुक के अंदर दे रखा है समसूत्री विभाजन और वो केंद्रकों के अंदर दिखाया है। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। देखो बुक के अंदर लिखा हुआ है केंद्रक विभाजन, सॉरी समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन को दिखाया है। इसकी जो अवस्था दिखाई है वो न्यूक्लियाई के रूप में दिखाई है। ठीक है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान देना जिन बच्चों ने लास्ट ईयर सेल डिवीजन पढ़ा होगा उनके समझ में तो ये आ जाएगा, अदरवाइज जिन्होंने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, उनके ये समझ में केवल वही आएगा जो उनके लिए बताया है, वो केवल और केवल केंद्रक विभाजन को ही देखेंगे। तो यहाँ पे पहले 2 कोशिकाओं का या 2 केंद्रकों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये न्यूक्लियाई अवस्था हो गई और ये पूरी अवस्था जो है ये सेलुलर हो गई। फिर उसके बाद में फर्स्ट मियोसिस के दौरान, सॉरी माइटोसिस के दौरान और माइटोसिस सेकंड के दौरान क्या होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 2 से 4 न्यूक्लियाई या 4 सेल का क्या होगा, निर्माण होगा, अगुणित है। और तीसरे के दौरान क्या होगा, तीसरे मियोसिस के माइटोसिस के दौरान 4 से और 4 इधर, अर्थात ऊपर नीचे 4-4 कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा और 4-4 न्यूक्लियाई ही बनेंगे, केंद्रक बोल देंगे इनको। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इसको 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज के नाम से इसको जानते हैं, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था के नाम से इसको जानते हैं। अब इनमें से क्या होगा, एक एक केंद्रक जो होगा वो कहाँ जाएगा, मध्य में आ जाएगा और इनकी क्या होंगी, कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी, इसको हम द्वितीय कोशिका के नाम से जानते हैं। तो निभाग के क्षेत्र की 3 कोशिकाएं जो होती हैं इनको तो बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। निभाग वाले क्षेत्र की 3 कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये द्वितीय कोशिका और ये अंड समुच्चय कहलाता है, जो आपके लिए कल बताया था। अब देखो इसके बाद में कल आपके लिए एक चीज ये बताई थी कि बीजांड जो होते हैं, बीजांड के आपको प्रकार बताए थे कि बीजांड के 6 प्रकार होते हैं। बीजांड की संरचना भी बताई थी आपके लिए और आज आ रहे हैं बीजांड के प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। देखो ये कुछ रफली डायग्राम है बीजांड का। तो बीजांड में आपको ये बताया था, ये वाला जो भाग है इसको तो बोलते हैं बीजांड व्रंत के नाम से। ठीक है, ये वाला भाग जो होगा ये कहलाएगा बीजांड काय। और कल आपको ये बताया था कि बीजांड के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो बीजांड के प्रकार में आपको 3 चीज देखनी है। 3 चीज कौन कौन सी, एक तो बीजांड व्रंत, एक बीजांड द्वार जिसको माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं और एक निभागी क्षेत्र जिसको कैलेजा के नाम से जानते हैं। तो 3 क्षेत्रों का आप ध्यान रखना, एक तो व्रंत वाला भाग हो गया, दूसरा हो गया माइक्रोपाइल या इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, ये वाला भाग है, और ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा, कैलेजा या इसको बोलते हैं निभागी क्षेत्र। इन 3 भागों को आपको देखना है, बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार और निभागी क्षेत्र। यदि ये आपको पता है तो बीजांड के प्रकार भी समझ में आ जाएंगे सारे के सारे। अब देखो सबसे पहले हम लोग प्रकार समझने से पहले 2 शब्द आते हैं हमारे, ठीक है, 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। 2 शब्द कौन कौन से, एक तो है हाइपोस्टेस और एक है एपिस्टेस। 2 शब्द हैं हमारे पास में, हाइपोस्टेस और एपिस्टेस। ये क्या शब्द होते हैं,
ये बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे फ्यूचर में आपके बहुत काम आएंगे ये। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं हाइपोस्टेस शब्द। जब हम बीजांड पढ़ रहे हैं तो बीजांड के बारे में ये चीज हमें बहुत जरूरी है, इन चीजों के बारे में कि बीजांड व्रंत, ये हमें पता है कि ये क्या है, बीजांड व्रंत, ये वाला भाग, ठीक है। और ये क्या है, बीजांड द्वार, सॉरी बीजांड काय, ये वाला भाग। और बीजांड काय के अंदर ये कौन है, भ्रूण कोश। ये जो थैलेनुमा संरचना है ये क्या है, भ्रूण कोश। तो बीजांड व्रंत, इसके अंदर क्या होते हैं, संवहन बंडल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल होते हैं। ये ना, ये नाम बुक में नहीं है, लेकिन बीजांड से रिलेटेड ये आपके कोर्स में कंपटीशन वाले में है, ना कि इसमें। तो पादप जो होता है ना, पादपों में भोज्य पदार्थों का और जल का संवहन करने वाला जो ऊतक होता है उसको बोलते हैं हम संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं, या वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें जाइल, मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम आते हैं। इसको बोलते हैं संवहन बंडल पूल, हिंदी में वैस्कुलर बंडल होता है, जो इसमें मेनली जाइलम और फ्लोएम आएंगे और जो पदार्थों का क्या करेगा, परिवहन करेगा। अब सुनो कि भ्रूणकोश, ध्यान से सुनना, भ्रूणकोश और ये क्या नाम है इसका, भ्रूणकोश और ये बीजांड व्रंत, इनका जो वैस्कुलर बंडल होता है, इनके जो मध्य में वैस्कुलर बंडल होगा ना, इस वैस्कुलर बंडल की कोशिकाएं, इस भ्रूण कोश की और व्रंत के बीच की यहाँ की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, इन कोशिकाओं पे क्या होता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है, लिग्निन। और लिग्निन आपको पता ही है कि लिग्निन का जमाव होना लिग्निफिकेशन कहलाता है। लास्ट ईयर 8वें चैप्टर, वो 8वें नंबर का चैप्टर पढ़ा होगा, कोशिका झिल्ली यदि आपने पढ़ी हो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में यदि आपको पढ़ाया हो, तो उसमें लिग्निफिकेशन की क्रिया जरूर पढ़ी होगी। सेल मेम्ब्रेन के जो रूपांतरण है उसमें लिग्निफिकेशन शब्द आएगा। तो लिग्निन का जमाव होना, कोशिका के ऊपर लिग्निन का जमाव होना लिग्निफिकेशन कहलाता है। और लिग्निन जो होता है, इसके कारण कोशिकाएं जो होती हैं वो लगभग मृत अवस्था में, या क्या नाम है, एक तरह से नॉन एक्टिव फॉर्म में चली जाती हैं। तो लिग्निन का जमाव होना किस कोशिकाओं में, भ्रूण कोश और इसका व्रंत, इन दोनों के बीच का जो वैस्कुलर बंडल या संवहन पूल। अब संवहन पूल तो पिछली साल पढ़ाया भी नहीं होगा तुम्हें कि संवहन पूल में जाइलम, फ्लोएम या कौन कौन से ऊतक आते हैं, वो तुम्हें नहीं पढ़ाए। अब संवहन क्या नाम है, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनके ऊपर लिग्निन का जमाव होगा, लिग्निन। और ये लिग्निन क्या करती है कि इस व्रंत को, ध्यान से सुनना, ये जो व्रंत होता है इस व्रंत को अंदर, इस बीजांड काय में अंदर धंसने से रोकने का काम करेगी। ये लिग्निन का जो जमाव होता है ना, इसी क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, हाइपोस्टेस के नाम से जानते हैं। वैस्कुलर बंडल अर्थात बीजांड व्रंत और भ्रूणकोश के बीच का जो वैस्कुलर बंडल होता है, उस वैस्कुलर बंडल की कोशिकाओं पे लिग्निन का जमाव होना, ये घटना जो होती है या इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेस के नाम से जानते हैं। दूसरा एपिस्टेस। एपिस्टेस क्या होती है, एपिस्टेस होती है कि ये बीजांड काय या भ्रूणकोश, भ्रूणकोश और बीजांड व्रंत, इन दोनों के मध्य में यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं ना, यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, ऐसे प्यालेनुमा हो जाती हैं। इस प्रकार से ये प्यालेनुमा हो जाएंगी, इस प्रकार से हो जाती हैं यहाँ की कोशिकाएं। और इन्हीं कोशिकाओं को या इसी अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, एपिस्टेस के नाम से जानते हैं। तो दो शब्दों को ध्यान रखना, एक तो हाइपोस्टेस और दूसरा है एपिस्टेस। ठीक, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे। जो आपकी पीडीएफ है, जो आपके लिए मिलेगी इस चैप्टर से या इस टॉपिक से संबंधित, उसमें ये शब्द ऐड नहीं है, वो ध्यान से सुनना। अब अगला आता है
कि ये तो हो गए हाइपोस्टेस और एपिस्टेस, ये हमने समझ लिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक शब्द आ जाता है सेतुक। सेतुक, सेतुक या ऑब्टूरेटर क्या होता है? सेतुक या ऑब्टूरेटर ये क्या होता है? देखो कि क्या नाम है, जैसे झाड़ू होती है ना, झाड़ू का काम क्या होता है? झाड़ू का काम होता है कचरे को आगे बढ़ाने का काम होता है। जैसे पानी फैल गया, मान के चल रहा कचरा नहीं है, पानी फैला हुआ है कहीं, तो आपने देखा होगा कि पानी, झाड़ू से क्या करेंगे, पानी को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, और झाड़ू को जिस दिशा में हम आगे बढ़ाएंगे ना, पानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे फर्श पे पानी फैल गया और या फर्श हमें धोना हो, तो झाड़ू से जिस दिशा में हम मतलब झाड़ू को जिस दिशा में आगे बढ़ाएंगे, पानी भी उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक तो देखो पानी साफ करने वाली और एक सादा कचरा साफ करने वाली, ये झाड़ू अलग अलग आती हैं। अब सेतुक क्या होता है? सेतुक का मतलब होता है कि जो बीजांड व्रंत होता है ना, ये बीजांड व्रंत, इस बीजांड व्रंत पे क्या होता है, रोम जैसी संरचनाएं मिलती हैं। रोम जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इन रोम जैसी संरचनाओं का काम क्या होता है? इन्हीं को हम सेतुक के नाम से जानते हैं। इनका काम होता है कि जब भी पराग नलिका आती है ना, तो ये पराग नलिका को बीजांड द्वार की ओर धकेलने का काम करेंगे। पराग, अभी वो निषेचन वाली घटना में आएगी कि पराग नलिका आएगी और पराग नलिका अंदर बीजांड द्वार वाले सिरे से जैसे ही जाएगी, तो ये सेतुक जो होते हैं उसको अंदर, वो खुद तो बढ़ रही है लेकिन ये उसकी क्या करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ऑब्टूरेटर या सेतुक कहलाते हैं। तो ये तीन शब्द ऐसे हैं जो आगे कंपटीशन के हैं, कोर्स में एनसीईआरटी वाले में है नहीं, लेकिन आगे पूछे जाते हैं, इसलिए ये बता दिए इस चैप्टर से संबंधित जो हैं। ऐसे ही क्या नाम है, ये पूछे जाता है कि देखो ये अभी बताया था ना कि सक्रिय गुरु बीजाणु, ये वाला, ये द्विगुणित कोशिका है। द्विगुणित कोशिका में मियोसिस के दौरान, फर्स्ट मियोसिस के दौरान दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो ये दो अगुणित कोशिकाएं जो बनी हैं, इस अवस्था को हम डायड के नाम से जानते हैं, या द्विक इस नाम से भी जानते हैं, द्विक के नाम से। तो डायड कौन सी होती है, या डायड का निर्माण किससे होता है? तो डायड का निर्माण किससे होगा? फर्स्ट मियोसिस के दौरान होगा। किससे? जो स्पोरोजेनस सेल होती है या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उससे होगा। टेट्राड का निर्माण किससे होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में दोनों अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? टेट्राड का निर्माण होगा। अब हम पढ़ रहे हैं बीजांड के प्रकार। तो बीजांड के प्रकार में मैंने ये बताई है कि तीन चीजों को ध्यान रखना, बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार और निभागी क्षेत्र को, तीन चीजों को ध्यान देना है हमें। अब सुनो कौन कौन से इसके प्रकार हैं। यहां पहले इनके प्रकार लिख रहा हूं। सबसे पहला प्रकार है एनाट्रोपस, दूसरा है हेमिएनाट्रोपस, तीसरा है ऑर्थोट्रोपस, चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस, सॉरी एम्फीट्रोपस, पांचवा है कैम्पाइलोट्रोपस और छठवां है
सर्सिनोट्रोपस। ये देखो टोटल आपके बीजांड के 6 प्रकार हैं। ये 6 प्रकार है ना, बीजांड के अंदर 6 प्रकार में से कभी कभी क्वेश्चन बन के आते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो आपके 12th वाली बुक है ना, उसमें क्या होता है, केवल एक ही प्रकार दे रखा है। देखो हर बार ये कहा जाता है कि आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी को पढ़ना तो पड़ेगा ही, साथ में एनसीईआरटी के जो टॉपिक है ना, उससे थोड़ा सा आगे पीछे भी हमें देखते हुए चलना है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आगे पीछे 10-10%, कम से कम 10-10% हमको देखते हुए चलना है। तभी क्या होता है, वो टॉपिक आपका क्लियर होगा, तभी आप लोग एग्जाम फाइट कर पाएंगे। ये नहीं है जैसे हम लोग क्या है, रोड पे जा रहे हैं, हम लोग कोई भी कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, और हम लोग सीधे रोड पे जा रहे हैं और हम अगल बगल में नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है साइड में से कोई वाहन आ रहा हो और उससे हमारा एक्सीडेंट हो जाए। तो हमको खुद को बचाने के लिए, ठीक है, सही सलामत जाने के लिए हमको जो साइड वाले रोड है ना, उन पे से भी वाहनों को आते हुए देखना पड़ेगा। कहीं रोड पे कोई भी मोड़ आता है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल सीधे चलते जाएं। तो पहले हम क्या देखते हैं, दूसरी साइड से आने वाले वाहन को देखते हैं कि दूसरी साइड से आ रहा है या नहीं आ रहा। वो मत समझो कि अर्जुन की तरह टारगेट एक ही फिक्स करके चल रहे हैं हम लोग। हमको सब तरफ से देखना पड़ता है, नहीं तो कोई दूसरा आके आप में आपकी बाइक स्कूटी जो है उसको ठोक जाएगा, आपके चोट आ जाएगी, एक्सीडेंट होगा आपका। तो इसलिए हमको आसपास के उससे संबंधित जो भी टॉपिक है ना, वो हमको पढ़ते हुए चलने पड़ेंगे। यही तो एनसीईआरटी है, बार बार बता रहा था कि एनसीईआरटी का मतलब, हाँ, पास होने के लिए 12th में % बनाने के लिए केवल किताब का पढ़ लेना, एक ही दे रखा है एनाट्रोपस, ठीक है। लेकिन आगे फ्यूचर की यदि सोच रहे हो तुम लोग कुछ करने की, तो फिर आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई विकल्प नहीं है इनका। तो मैंने 3 चीज बताई थी। 3 चीज कौन कौन सी, एक तो बीजांड व्रंत, ठीक है, दूसरा बताया था बीजांड द्वार, और तीसरा बताया था निवागी क्षेत्र। 3 क्षेत्र हैं ये। सबसे पहले हम देख रहे हैं एनाट्रोपस। देखो एनाट्रोपस में क्या होता है कि इसकी स्थिति जो होती है वो इस प्रकार से होती है, ये सबके अंदर भ्रूणकोश मिलेगा, ठीक है। इसकी स्थिति ये होती है कि निवाग और बीजांड, निवागी क्षेत्र और बीजांड द्वार वाला क्षेत्र, ये दोनों तो क्या रहते हैं, एक सीध में रहते हैं। ध्यान से सुनना, निवाग प्लस बीजांड द्वार, ये दोनों एक सीध में रहेंगे, ठीक है। बीजांड व्रंत जो होता है ना, बीजांड व्रंत पहले तो क्या होता है, ये बीजांड व्रंत दूर होता है, दूर, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करता है, वृद्धि करता हुआ कहां आ जाता है, बीजांड द्वार के समीप आ जाता है। जो बीजांड व्रंत है किसके समीप आ जाएगा, बीजांड द्वार के समीप आ जाता है। नहीं आया समझ में, फिर से सुनना एक बार कि इस प्रकार के बीजांड जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, बीजांड काय का निवागी क्षेत्र और बीजांड द्वार वाला क्षेत्र, ये दोनों तो कैसे रहते हैं, एक सीध में रहेंगे, ये एक सीध में हैं। और बीजांड व्रंत जो होता है ये वृद्धि करके क्या करेगा, इस बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार वाला क्षेत्र है, इस बीजांड द्वार के कहां जाएगा, पास में आ जाता है, ठीक है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म के लगभग 82% कुल के अंदर, आवृत बीजी पादपों के लगभग 82% कुलों के अंदर किस प्रकार का मिलेगा, 82% कुलों के अंदर एनाट्रोपस प्रकार का ही बीजांड पाया जाता है। 82%। हमारे यहाँ जितने भी एंजियोस्पर्मी हैं उनमें अधिकांश में इसी प्रकार का क्या मिलेगा, बीजांड मिलेगा। दूसरा है हेमी एनाट्रोपस। ध्यान से सुनना, एनाट्रोपस एंड हेमी एनाट्रोपस, ये है। हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है, निवाग और बीजांड द्वार, ध्यान से सुनना, निवाग और बीजांड द्वार
ये तो कैसे रहते हैं, एक दूसरे के सीध में रहेंगे, एक दूसरे के सीध में, लेकिन बीजांड व्रंत जो होता है वो कहां आ जाता है, इनके समकोण पे आ जाता है। बीजांड व्रंत जो है वो इनके कहां आ जाएगा, समकोण की स्थिति पे आ जाएगा, इस प्रकार से। तो कोण जो बन रहे हैं इसमें, ये कैसा बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो हेमी एनाट्रोपस हो गया। हेमी एनाट्रोपस जो मिलता है वो अधिकांशतः है किसके अंदर, एक बीजपत्री, जैसे रेनन कुलेसी कुल के जो पादप होते हैं, जैसे रेनन कुलेसी, रेनन कुलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर से सुन लेना, एनाट्रोपस में क्या हुआ, एनाट्रोपस प्रकार के जो बीजांड थे उनमें निभाग और बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार एक सीध में होते हैं, और ये बीजांड व्रंत बीजांड द्वार के समीप आ जाता है। जबकि हेमी एनाट्रोपस में क्या होगा, हेमी एनाट्रोपस के अंदर बीजांड द्वार और निभाग ये दोनों एक सीध में रहेंगे, और बीजांड व्रंत जो होता है, बीजांड व्रंत 90 डिग्री या समकोण की स्थिति पे होगा इनमें, ठीक है, इस प्रकार से होगा। और ये किन में मिलते हैं, रेनन कुलेसी कुल के पादपों में पाए जाएंगे। तीसरा है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, देखो ऑर्थोट्रोपस प्रकार के बीजांड कैसे होते हैं, देखना इधर, अब इनमें तीनों की स्थिति देखो, ये तो क्या हो गया, बीजांड व्रंत, ठीक है, और ये जहां पे बीजांड आवरण ये मिल नहीं रहे हैं, ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, बीजांड द्वार, ये वाला बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार के अपोजिट वाला भाग कौन सा होगा, निभाग, ये कैलेजा होगा, ठीक है। अब यहां देखना कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत ये तीनों की तीनों कैसे एक ही सीध में हैं, ये टेढ़ा बन गया थोड़ा, ये तीनों कैसे होते हैं, एक सीध में होते हैं, ये एक सीध में, किसके अंदर, ऑर्थोट्रोपस के अंदर। यदि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत ये तीनों एक ही सीध में हो, एक ही सीध के अंदर, तो इसको किस में रखते हैं हम, ऑर्थोट्रोपस प्रकार में रखते हैं, इस प्रकार के बीजांड को। इस प्रकार का जो बीजांड होता है वो अधिकांशतः पाइपरेसी कुल के जो पादप होते हैं, पाइपरेसी कुल, या इसमें आते हैं पान, काली मिर्च, पाइपरेसी कुल के अंदर, पाइपरेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये तीन प्रकार के बीजांड हो गए। पहला कौन सा, पहला एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में फिर से देखना, एनाट्रोपस में क्या होता है कि निभाग और बीजांड द्वार वो दोनों कैसे हैं, एक सीध में है, जबकि बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजांड द्वार के पास होता है। जबकि हेमी एनाट्रोपस में क्या होगा, बीजांड द्वार और निभाग ये एक सीध में है, और बीजांड व्रंत इनके कैसा होगा, समकोण में होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, ऑर्थोट्रोपस के अंदर बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत ये कैसे होते हैं, एक सीध में हो जाते हैं, एक सीध में रहेंगे ये। तो ये तीन प्रकार के बीजांड के प्रकार हो गए। ये ना आपके उसमें नोट्सों में लिखे हुए नहीं हैं और इनको पढ़ना जरूरी है, ध्यान से सुन लेना। तो यदि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हों तो एक बार इनको थोड़े थोड़े नोट कर लेना। इनको मैं बोलता हुआ जा रहा हूं, अलग से नोट कर लेना, ये आपको पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होंगे। तो हेडिंग डाल लेना बीजांड के प्रकार, बीजांड के प्रकार हेडिंग डालना। सबसे पहले लिखना बीजांड के प्रकार में सबसे पहली हेडिंग डालना एनाट्रोपस, सबसे पहली हेडिंग है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस, इसमें लिखना
एनाट्रोपस में इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीध में होते हैं, एक सीध में होते हैं तथा बीजांड व्रंत बीजांड द्वार के समीप स्थित होता है, तथा बीजांड व्रंत बीजांड द्वार के समीप स्थित हो जाता है, इसी में अगली लाइन से लिखना, आवृत बीजी पादपों के 82% कुलों में, 82% कुलों में 82% कुलों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल लिख लें, जैसे चना, मटर आदि। दूसरी हेडिंग डालना, हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस हेमी एनाट्रोपस, इसमें लिखना, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में निभाग तथा बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड द्वार क्षैतिज रेखा में या क्षैतिज रेखा पर एक सीध में होते हैं, क्षैतिज रेखा पर एक सीध में होते हैं, क्षैतिज रेखा पर एक सीध में होते हैं तथा बीजांड व्रंत समकोण पर स्थित होता है, तथा बीजांड व्रंत समकोण पर स्थित होता है। समकोण पर स्थित होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे रेनन-कुलेसी कुल के पादप, जैसे रेनन-कुलेसी कुल के पादप तीसरा लिखना, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ऑर्थोट्रोपस इसमें लिखना, इस प्रकार के बीजांड में, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार कौमा निभाग तथा बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार कौमा निभाग तथा बीजांड व्रंत तीनों
एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं। एक सीध में होते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे पाई परेसी, पाई परेसी कुल के पादप, पाई परेसी पान, काली मिर्च, ये ब्रैकेट में लिख लेना। पाई परेसी कुल के पादप या पॉलीगेमी कुल के पादप भी आते हैं इसके अंदर। देखो अगला है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में क्या होता है? एम्फीट्रोपस और हेमीएनाट्रोपस दोनों की स्थिति देखना। हेमीएनाट्रोपस में क्या होगा कि बीजांड द्वार और निभाग, और यहां पे क्या होता है, ये समकोण पे क्या स्थित होगा, बीजांड व्रंत। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। जबकि एम्फीट्रोपस में क्या होता है, ये फेनिकल जो होता है अर्थात बीजांड व्रंत जो होता है, ये बीजांड व्रंत कहां चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। बीजांड व्रंत ऊपर की ओर होगा और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, विपरीत दिशा में हो जाते हैं। दोनों की दिशा कैसी होगी, एम्फीट्रोपस में विपरीत हो जाती है। आगे समझ में, एलिस मेसी कुल जो होता है उसके अंदर ये मिलता है। तो अगला लिखना, अगली हेडिंग डालना एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, इसमें लिखना इस प्रकार के बीजांड में बीजांड व्रंत ऊपर की ओर, बीजांड व्रंत ऊपर की ओर समकोण की स्थिति में होता है, समकोण की स्थिति में होता है, तथा बीजांड द्वार तथा निभाग, बीजांड द्वार तथा निभाग विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेना, एलिस मेसी कुल, ब्यूटोमेसी कुल। एलिस मेसी कुल के पादप और ब्यूटोमेसी कुल के पादप। अगला है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस, देखो कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। इनमें क्या होता है कि बीजांड व्रंत निभाग और बीजांड द्वार, इन तीन चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो निभाग और बीजांड द्वार जो होता है ना, ये निभाग और बीजांड द्वार, ये आपको पता ही है कि किसका भाग होते हैं, ये बीजांड काय का भाग होते हैं, ये दोनों भाग जो हैं। तो इनमें क्या होता है, बीजांड व्रंत जो होता है ना, वो तो अपनी जगह पे ही रहता है, बीजांड व्रंत अपनी ही जगह पे रहेगा। और इस बीजांड व्रंत, जैसे मान चलना ये बीजांड व्रंत है या ये बीजांड व्रंत है, और ये क्या है, बीजांड काय, ये ऊपर वाला, ठीक है, बीजांड काय। तो बीजांड काय क्या होता है, अपने ही स्थान पे घूम जाता है। सर्सिलोट्रोपस में अपने ही स्थान पे क्या हो जाएगा, घूम जाएगा।
और घूमने के बाद में इसकी जो संरचना होगी वो किसकी तरह हो जाती है, घोड़े के नाल की तरह हो जाती है। घोड़े का नाल जो होता है पैर में जो लगता है उसकी तरह इसकी संरचना हो जाती है। जैसे ही बीजांड ग्रंथ के ऊपर ये घूमेगा, बीजांड का है, तो संरचना घोड़े की नाल की तरह हो जाती है। इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैम्पाइलोट्रोपस है। तो इसमें लिखना कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर, और कैम्पाइलोट्रोपस जैसे सरसों का कुल है, ब्रैसिकेसी कुल इसमें मिलता है, लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर भी पाया जाता है कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का। तो कैम्पाइलोट्रोपस में लिखना इसमें बीजांड काय, इसमें बीजांड काय घूमकर, इसमें बीजांड काय घूमकर घोड़े की नाल की संरचना बना लेता है। घोड़े के नाल की संरचना बना लेता है। बना लेता है तथा निभाग एवं बीजांड काय, निभाग तथा बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीध में नहीं रहते, एक सीध में नहीं रहते, नहीं रहते। ठीक है, तो कैम्पाइलोट्रोपस का मतलब है घोड़े की नाल की तरह हो जाना। इसके एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल ब्रैसिकेसी, ब्रैसिकेसी कुल के पादप जिसमें सरसों आती है। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप। ठीक है, अगला हेडिंग डालना सर्सिनोट्रोपस। अगली हेडिंग है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस, देखो सर्सिनोट्रोपस जो होता है ये मोस्टली जीरोफाइट्स जो होते हैं या मरुस्थलीय पादप जो होते हैं, मुख्य रूप से मरुद्भिद पादप अर्थात जीरोफाइट्स जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। इनमें क्या होता है, भ्रूणकोश, ध्यान से सुनना, भ्रूणकोश हो गया। अब भ्रूणकोश जो है ना इसके ऊपर क्या मिल रहा है, बीजांड काय, ये बीजांड काय हो गया। तो बीजांड व्रंत जो होता है, बीजांड व्रंत इसके अंदर क्या होती है, अतिवृद्धि होती है। और बीजांड व्रंत जो होता है वो वृद्धि करके क्या हो जाता है, बीजांड काय को चारों ओर से घेरता है। इस प्रकार से यहां से बीजांड व्रंत चालू हुआ और पूरे बीजांड काय को घेरता हुआ आता है। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है उसको रखते हैं हम सर्सिनोट्रोपस, या उसको सर्सिनोट्रोपस बीजांड के नाम से जानते हैं। तो लास्ट ईयर तक आरबीएससी में ये थे, कंपटीशन में है एनाट्रोपस है, ये ज्यादातर पूछा जाता है एनाट्रोपस इसके अंदर से। तो ये 6 प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सर्सिनोट्रोपस के बारे में लिख लेना, इसमें बीजांड व्रंत, इसमें बीजांड व्रंत वृद्धि करके, बीजांड व्रंत अत्यधिक वृद्धि करके, ये लिखना, बीजांड व्रंत अत्यधिक वृद्धि करके बीजांड काय को, बीजांड काय को घेर लेता है, बीजांड काय को घेर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना इसके, जैसे मरुस्थलीय पादप, जैसे नागफनी हो गया, ब्रैकेट में लिख लेना नागफनी। तो ये आपके 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार एक बार फिर से देख लें कौन कौन से हैं बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार, सबसे पहला एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में क्या हुआ, बीजांड काय के अंदर बीजांड द्वार प्लस निभाग,
ये कैसे होते हैं, एक सीध में होंगे, और बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजांड द्वार के समीप होगा, और बीजांड द्वार के या जो बीजांड काय होता है इसके नीचे की ओर समकोण पे यदि बीजांड व्रंत है तो वो किस में आएगा, हेमी एनाट्रोपस के अंदर। ऑर्थोट्रोपस के अंदर ये तीनों एक सीध में होंगे। एम्फीट्रोपस के अंदर ये बीजांड व्रंत ऊपर की ओर होगा और ये दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर होंगे। कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर घोड़े की नाल की तरह हो जाएगा बीजांड काय। सर्सिनोट्रोपस के अंदर ये क्या होता है, थोड़ा सा घूम जाएगा और ये बीजांड व्रंत लंबा हो जाएगा, चारों ओर से घेर लेगा। तो ये टोटल 6 प्रकार के बीजांड हुए आपके। ठीक है, यहां तक आ गए होंगे शायद समझ में। अच्छा, इसके बाद में अगला आता है, ये हमारा सेकंड स्टेप यहां कंप्लीट है। 4 स्टेप आपको बताए थे कि 4 स्टेप में इस चैप्टर को लेके चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमने पढ़ लिया नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, दूसरा मादा युग्मकों का निर्माण पढ़ लिया। अब कभी कभी क्या होता है, जानकारी के लिए तुम्हारे ज्ञान के ऊपर आधारित क्वेश्चन आ जाता है केवल और केवल भ्रूण कोश की संरचना के बारे में, केवल भ्रूण कोश की संरचना या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, ये क्वेश्चन आता है। तो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना जो होती है या भ्रूण कोश की संरचना इस प्रकार से होगी। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में हमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक दिखाई देते हैं। 7 कोशिकीय 8 केंद्रक की अवस्था होती है और इसमें इसको हम कितने भागों में बांट के चल रहे हैं, मुख्य 4 भागों में बांट के चल रहे हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले बाहर की ओर जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश भित्ति, भ्रूण कोश भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, भ्रूण कोश की भित्ति का काम है भीतर की कोशिकाओं की सुरक्षा करने का। दूसरी आती है इसके बाद में, क्या नाम है, अंड समुच्चय। अंड समुच्चय, ये आती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, और एक होती है द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका। द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका। अब सुनो कि इन कोशिकाओं में से सबसे ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं अंड समुच्चय। बनाया नीचे है, लेकिन सबसे ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं जो कि बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर होती हैं वो कौन सी होती हैं, अंड समुच्चय। क्योंकि एनाट्रोपस का यदि आपसे डायग्राम बनवाए तो आपको एनाट्रोपस का चित्र इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से बुक के अंदर इस प्रकार से है। कल भी जब आपको बीजांड की संरचना बताई तो बताया था कि इनको हम उल्टा करके पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हमने उल्टा करके पढ़ा था। तो ये निभाग की ओर की जो कोशिकाएं होती हैं इनको तो हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो सबसे नीचे की ओर होती है भ्रूण कोश में। सबसे ऊपर की ओर जो कोशिकाएं होती है भ्रूण कोश में वो होती हैं अंड समुच्चय। इस अंड समुच्चय में ये जो 2 कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं हम सिनर्गिड सेल या इनको सहायक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। अब अगली चीज कि सहायक कोशिकाएं जो होती है ना, ध्यान से सुनना, यहां बता रहे हैं इसमें, इस वाले चित्र के अंदर थोड़ा बड़ा कर दिया है। ये 2 क्या हैं, सहायक कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिका। अब इनको बाहर निकाल रहे हैं सहायक कोशिकाओं को। इन सहायक कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती हैं जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटर्स के नाम से जानते हैं। इन सहायक कोशिकाओं के अंदर फिलीफॉर्म
उपकरण नाम की एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना का काम होता है कि जब निषेचन की क्रिया पे हम लोग आएंगे ना, तो निषेचन की क्रिया में जो पराग नलिका बनेगी, उस पराग नलिका जब भी वो वर्तिका में प्रवेश करेगी, जो आपको मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट कराया था उसमें बताई थी, पराग नलिका के अंदर पराग नलिका जब वर्तिकाग्र में प्रवेश करके अंडाशय की ओर जाएगी, तो ये फिलीफॉर्म उपकरण उस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेंगे, अपनी ओर खींचने का काम करेंगे। ध्यान से सुन लेना, फिलीफॉर्म एपरेटर्स का काम क्या होता है कि पराग नलिका जो बन के आ रही है, उस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करना। ये लाइन ध्यान रखने ना, क्योंकि काम आएगी ये आगे चल के। निषेचन में ये संरचना बहुत काम की है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक भ्रूणकोश की संरचना हो गई कि सबसे पहले भ्रूणकोश की संरचना में ऊपर की ओर क्या मिल रही है, 3 कोशिकाएं मिल रही हैं, जिनको हम अंड समुच्चय बोल रहे हैं, जिनमें 2 तो सहायक कोशिकाएं हैं। इन सहायक कोशिकाओं के अंदर क्या मिलते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण नाम की संरचना मिलती है। और यहीं से, इसी के कारण यहीं से क्या होगी, पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। दूसरी कोशिका होती है इस अंड समुच्चय में अंडकोशिका। अंडकोशिका जो होती है, यही क्या होती है, मुख्य मादा युग्मक कोशिका होती है। मुख्य मादा युग्मक कोशिका जो है वो यही अंडकोशिका है, इसी से भ्रूण का निर्माण होगा। तीसरी कोशिका आती है बीच में, द्वितीयक कोशिकाएं। द्वितीयक कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं मिलके एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करेंगी, जिसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के नाम से जानते हैं। ये तो है कोश, और जब ये कोशिकाएं त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करेंगी तो उसको बोलेंगे भ्रूणपोष के नाम से जानेंगे। और लास्ट है कौन सी, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो किसकी ओर होती हैं, निभागी क्षेत्र की ओर होती हैं। और ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट होती हैं, ज्यादातर तो नष्ट हो जाएंगी। तो ये संरचना किसकी हो गई, केवल भ्रूणकोश की या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना हो गई। इसके बारे में यदि अलग से पूछे भ्रूणकोश के बारे में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट है। फर्स्ट स्टेप नर युग्मकोद्भिद के विकास तक बढ़ा था, दूसरा स्टेप जो है वो मादा युग्मकोद्भिद के विकास तक पड़ा है। अब हमको पता है कि हमें नर युग्मक मिल गए, मुख्य मादा युग्मक हमें ये मिल गया, मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ लिया, नर युग्मकोद्भिद का पढ़ लिया। अब इसके बाद में अगली घटना जो मुख्य आएगी वो है निषेचन की घटना, युग्मक निर्माण हो गया। अब युग्मकों का क्या होगा, स्थानांतरण। पहला चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें लैंगिक जनन की घटना पढ़ी थी, निषेचन पूर्व की घटना। तो निषेचन पूर्व में युग्मकों का निर्माण था। अब निषेचन पूर्व निर्माण के बाद में युग्मकों का ट्रांसफर भी तो होगा। तो दूसरा है युग्मक स्थानांतरण, अर्थात परागगण की क्रिया होगी, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये वाली क्रिया। और इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में लेके चलेंगे। तब तक इनको यहाँ समझना, और नहीं आए हो समझ में तो वो बताते हैं। ठीक है, धन्यवाद।